यूपी में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। एनकाउंटर के डर से सरेंडर। योगी सरकार सीजन 2 में एनकाउंटर जारी। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन जारी। सीजन 1 में 156 बदमाश ढेर। सीजन 1 में 9185 मुठभेड़। बुलडोजर बना विकास का प्रतीक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ऑपरेशन लंगड़ा, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह ऑपरेशन क्या है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत क्या कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार सीजन 1 में कितने एनकाउंटर हुए थे 5 साल में, पहले आप ये समझिए। 156 बदमाश ढेर हो गए थे। बताया जा रहा है कि जो कुल बदमाशों की संख्या थी 156, जिनको की मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया था। 30 दूसरे बदमाश भी थे जिनको एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया, और सबको मिलाकर यह संख्या थी 156। दूसरी बड़ी बात यह रही कि मुठभेड़ में 126 इनामी बदमाश ढेर किए गए थे। 126 वो और 30 ये, कुल मिलाकर 156 बदमाश सीजन 1 में ढेर किए गए थे। यह है योगी सरकार के सीजन 1 में एनकाउंटर की जो संख्या थी, वो जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सीजन 2 में आप देखिए 10 मार्च 2022 के बाद से 88 मुठभेड़ अब तक हो चुकी है, और मुठभेड़ में मारे गए 2 इनामी बदमाश। मुठभेड़ में अब तक 71 बदमाश जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा 166 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। यह सीजन 2 की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है ऑपरेशन लंगड़ा। और यूपी में योगी सरकार सीजन 2 आने के बाद से ऑपरेशन लंगड़ा में तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा चुनाव में विपक्ष पर मुखर रहे योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए हैं, और पुलिस ने भी बदमाशों पर कार्रवाई तेज कर दी है। यानी जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में अपराध और अपराधी अपने पैरों पर ना खड़े हो सके, किसी सफेद पोश की मदद से अपराधी यूपी में अपने पांव ना जमा सके, इसलिए यूपी पुलिस ने एक बार फिर योगी सरकार पार्ट 2 में शुरू कर दिया है ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में योगी सरकार के क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। योगी सरकार का साफ संदेश और पुलिस को साफ निर्देश है कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। पुलिस के लगातार जारी एनकाउंटर के खौफ से बदमाश खुद ही थानों में सरेंडर करने लगे हैं, तो कहीं गले में तख्ती लटकाए पहुंच जाते हैं एनकाउंटर ना करने की गुहार लेकर। सीएम योगी क्राइम को लेकर अक्सर कह चुके हैं कि किसी कीमत पर बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी, और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस के खौफ से बदमाश गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं, या फिर इसके ऑर्डर दिए जाते हैं। वहीं अधिकारियों की दलील है कि बदमाश भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए कानून के खौफ से सरेंडर करते हैं। कानून के राज या कानून के भय से अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से जीवन यापन करना चाहते हैं, पुलिस को इसमें किसी तरह की कोई शौक़ नहीं है कि हम सामान्य नागरिकों के अधिकारों का हनन करें। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो कि समाज के लिए अभिशाप बने हुए हैं और जब गिरफ्तारी या पुलिस के न्यायिक कार्य के दौरान पुलिस पे अटैक करते हैं, पुलिस पे फायर करते हैं, तो पुलिस भी उस पर रिएक्ट करती है।
एनकाउंटर के डर से सरेंडर। देवरिया में गोली मारकर लूट की नाकाम कोशिश के बाद बदमाश ने एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर कर दिया। बदमाश में पुलिस का खौफ इतना था कि थानेदार के पैर छूकर अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। हमारा ट्रैक्टर टाली का सामान थाने चला गया। तो क्या लग रहा था? पुलिस से डर लग रहा था आपको? क्या डर लग रहा था? क्या गोली मार? कौन मार देता? पुलिस। क्यों? क्यों एनकाउंटर करते आपका? आपका एनकाउंटर क्यों होता है? क्या गलती की इसने? उधर बताओ। 28 मार्च को सदर कोतवाली में 3 बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन से लूट की योजना बनाई थी। कैश वैन के एक कर्मी को गोली मार दी थी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट में शामिल बदमाश एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एक अभियुक्त पुरुषोत्तम वो कल आकर के उसने थाना कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि पुलिस उसका इनकाउंटर करेगी। यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा। बदमाशों के अंदर ये खौफ योगी सरकार की अपराध के खिलाफ सख्त नीति के चलते आया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पुलिस अपने एनकाउंटर करती रही। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले और बाद में भी पुलिस अब तक कई इनामी बदमाशों को ढेर कर चुकी है। चुनाव के दौरान ही जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर होता है और इनामी बदमाश सुधीर सिंह मारा जाता है। 10 मार्च को काउंटिंग होती है और योगी सरकार की वापसी पर मुहर लगती है। 21 मार्च को एसटीएफ वाराणसी में 2 लाख के इनामी मनीष सिंह उर्फ मोनू को मार गिराती है और शपथ ग्रहण यानी 25 मार्च के दिन लखनऊ पुलिस 1 लाख के इनामी राहुल सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर देती है। इन एनकाउंटर्स के साथ ही तमाम हाफ एनकाउंटर्स और थानों में अपराधियों के सरेंडर के वीडियो आम हो चुके हैं। योगी सरकार सीजन 2 एनकाउंटर जारी। योगी सरकार के सीजन 2 की बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अब तक 10 मार्च 2022 के बाद से 88 मुठभेड़ हो चुकी हैं। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश मारे गए। मुठभेड़ में अब तक 71 बदमाश जख्मी हुए हैं और मुठभेड़ में 166 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। योगी सरकार सीजन 2 में बदमाशों का थानों में सरेंडर करना भी जारी है। बदमाशों में यूपी पुलिस की कार्रवाई का खौफ है, जिसके चलते 10 मार्च के बाद से अब तक 55 से ज्यादा बदमाशों का थाने कोर्ट में सरेंडर हुआ है। पुलिस के सामने बदमाशों ने सरेंडर किया है और दोबारा क्राइम नहीं करने की कसम खाई है। योगी सरकार की नीति का ही असर है कि बदमाश क्राइम करने से पहले कई बार सोच रहे हैं और जो क्राइम कर चुके हैं वो एनकाउंटर के डर से कांप रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी चुनाव में बदमाशों पर कार्रवाई और विकास का प्रतीक बनकर उभरा बुलडोजर एक बार फिर से अपनी रफ्तार पर चल रहा है और बदमाशों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई बदले की भावना से नहीं हो रही है, नियम कानून के तहत की जा रही है। ऑपरेशन क्लीन जारी। यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की बम्पर जीत के बाद यह साफ हो गया था कि लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी के कानून व्यवस्था वाले दावे को चुना है। यूपी में 25 मार्च को शपथ के साथ योगी सरकार सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और शुरू हो चुकी है बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन की मुहिम। सीजन 1 में 156 बदमाश ढेर। योगी सरकार के सीजन 1 में हजारों एनकाउंटर हुए, जिसमें कई शातिर बदमाशों को ढेर किया गया। योगी सरकार सीजन 1 में हुए एनकाउंटर में 5 साल में 156 बदमाशों को ढेर किया गया। मुठभेड़ में 126 इनामी बदमाश ढेर किए गए। 30,000 से लेकर 5 लाख तक की इनामी बदमाशों को मार गिराया गया। वहीं 30 दूसरे बदमाश भी एनकाउंटर में ढेर हुए। सीजन 1 में 9,185 मुठभेड़। योगी सरकार सीजन 1 में पुलिस और बदमाशों का कई बार आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस ने कई शातिर बदमाशों को ढेर कर दिया। योगी सरकार सीजन 1 में 9,185 बार पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ।
156 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए, तो वहीं 19,908 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 3,664 अपराधी जख्मी हुए। 1,242 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। वहीं बदमाश और पुलिस एनकाउंटर में 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए। योगी सरकार सीजन 1 में अगर एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाशों की बात करें तो 2017 से अब तक 2017 में 28 बदमाश, 2018 में 41 बदमाश, 2019 में 34 बदमाश, 2020 में 26 बदमाश, 2021 में 26 बदमाश और 2022 में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल से पहले एक बदमाश ढेर हो चुका था। बुलडोजर बना विकास का प्रतीक। यूपी विधानसभा चुनाव में बुलडोजर चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्ष ने जहां योगी को बाबा बुलडोजर का नाम दिया, तो वहीं सीएम योगी ने भी बुलडोजर को बीजेपी और योगी राज का प्रतीक बना दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर से पुलिस डराने का काम कर रही है? इस पर अधिकारियों का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ कानून के हिसाब से ही होती है। करंट की कार्रवाई अगर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो आजकल बुलडोज़र ही एक मात्र तरीका है कि बहुत जल्दी से और त्वरित गति से डिमोलिशन या ध्वस्तीकरण हो जाता है। अब लोगों ने उसको भी तरह तरह की टर्मिनोलॉजी से जोड़ रखा है, लेकिन बुलडोज़र का इस्तेमाल जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है और वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। बुलडोजर सिर्फ बदमाशों पर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में बेहतर जरिया। बुलडोजर की अलग परिभाषा निकाल ली। सिर्फ अवैध संपत्ति के खिलाफ इस्तेमाल, न्याय प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर काम करने वाली योगी सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल के साफ संकेत मिल रहे हैं। लगातार इनामी बदमाशों के एनकाउंटर और थाने पहुंचकर सरेंडर से साफ है कि उनमें ऑपरेशन लंगड़ा का कितना खौफ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहाड़ में मानव और वन्यजीव संघर्ष तेजी के साथ बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में तो जंगली जानवरों के हमले में कई लोगों ने जान भी गंवाई है। हालांकि नैनीताल वन विभाग ने इस संघर्ष को कम करने के लिए एक योजना तैयार की। गुलदारों और बाघों के बढ़ते हमलों को कम करने के लिए वन विभाग ने प्लान तैयार किया है। योजना के तहत एक तरफ जहां गुलदार और सुअर के साथ खूंखार जानवरों की संख्या को कंट्रोल करना है, तो वहीं विलुप्ति की कगार पर पहुंचे रेड फॉक्स की ब्रीडिंग कराकर उनकी संख्या में वृद्धि कर जंगल में छोड़ने का भी प्लान है। नैनीताल वन विभाग ने इसके लिए पटवा डांगर में 5 हेक्टेयर में बनने वाले इस ब्रीडिंग सेंटर को 97 लाख में तैयार करने की योजना बनाई है। लाल लोमड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब उसका पॉपुलेशन अच्छा था, तो ये नुकसान कम था क्योंकि वो लेपर्ड का बच्चा को भी खाता है और सूअर का, जंगली सूअर का बच्चा को भी खाता है और पॉपुलेशन चेक करता है। तो इसी उद्देश्य से इसको इम्पोर्टेंस के लिए हम नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन इस बार ये रेड फॉक्स ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए पटोडांगर सेलेक्ट किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में शिकार और दूसरी वजहों से पर्यावरण के लिए जरूरी लाल लोमड़ी विलुप्ति की श्रेणी में आ गई है। जानकार कहते हैं कि पर्यावरण में इन रेड फॉक्स का होना उतना ही जरूरी है जितना कि बाघ और मेंढकों का। रेड फॉक्स का भी अपना रोल है और देखिए, एक चेन, जब हमारी वाइल्ड लाइफ से एक चेन खत्म होती है तो उस पे कई और चीजें आश्रित होती हैं। जैसे रेड फॉक्स जो मुर्दा चीज है या कुछ वो है, उसको खत्म करता था। बहरहाल जिस कदर रोजाना जंगली जानवरों के हमलों में लोग जान गंवा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि वन विभाग की योजना जल्द से जल्द शुरू हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
जिप पे और न्यूज 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो ट्रैकिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में शुरू करेगा ट्रेडिंग। पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कीमतों को ट्रैक करती है, उसे लिस्ट करने की होड़ सी मच गई है। इसके लिए कम से कम 3 दावेदार रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले यूएस लिस्टेड बिटकॉइन ETF ने अक्टूबर 2021 में ट्रेडिंग करना शुरू किया। यह अब तक के सबसे ज्यादा कारोबार वाले ETF में से एक के रूप में शुरू हुआ, जिसने पहले कुछ दिनों में ही $1 बिलियन से ज्यादा आकर्षित किया। टेक्निकली इसमें बिटकॉइन नहीं, लेकिन बिटकॉइन वायदा है। ETF में यूनिट्स को लिस्टेड कंपनीज के शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। वे सभी तरह के बाजारों की कीमतों को ट्रैक करते हैं। क्रिप्टो ETF उन निवेशकों के लिए सुविधाजनक है जो डायरेक्ट क्रिप्टो की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे एक्सचेंज के जरिए ट्रेड करने की बाध्यता, डिजिटल एसेट्स में निवेश के लिए पासवर्ड और डिजिटल वॉलेट होना। यूक्रेन NFT वॉर म्यूजियम जल्द लॉन्च। इस महीने की शुरुआत में FX एम्पायर ने बताया कि यूक्रेन की सरकार रशियन यूक्रेनियन वार के NFT म्यूजियम को लॉन्च करने की योजना बना रही है। NFT की बिक्री से होने वाली आय यूक्रेन की सरकार को उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसी हफ्ते यूक्रेन की सरकार ने ट्विटर पर मेटा हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वार के लॉन्च की घोषणा की। ट्रेडिशनल म्यूजियम से अलग यूक्रेनियन वॉर म्यूजियम डिजिटल रूप में है और ये पूरी तरह से NFT पर आधारित है। मेटा हिस्ट्री के ट्वीट के अनुसार बायर बिना खरीदे NFT नहीं देख पाएगा। रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेनी सरकार ने डिजिटल एसेट्स को समर्थन के साधन के रूप में देखा है। युद्ध के प्रयासों और नागरिक आबादी के लिए सहायता की आवश्यकता वाली सरकार के लिए डिजिटल एसेट्स एक आदर्श विकल्प साबित हुई है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में सदन के समक्ष दिए अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि सरकार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगाएगी। उन्होंने देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी में किए गए किसी भी गिफ्ट पर रेसिपिएंट्स को भी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि क्रिप्टो होल्डर्स कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ क्रिप्टो करेंसी से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इस घोषणा से जहां कुछ स्टेक होल्डर्स को निराशा हुई, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि समय के साथ ये कानून शिथिल हो जाएगा। पिछले कुछ समय से भारत सरकार अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को लॉन्च करने की संभावना पर विचार कर रही है। फरवरी में बजट भाषण में सीतारमण ने यह भी कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में CBDC की शुरुआत करने जा रही है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर से होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।